हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने चैप्टर 12 जो था हमारा क्लास 12th की मैथमेटिक्स का, उसका क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड आपको कंप्लीट करवा दिया था। आई होप सो आप सभी ने कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया वो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना। और इस लेक्चर में बच्चों मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको मैंने होमवर्क दिया था। आई होप सो आपने वो भी कर लिया होगा। नहीं, किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द मिनिमाइज ऑफ z इक्वल 3x प्लस 5y। मिनिमाइज ऑफ z इक्वल 3x प्लस 5y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बच्चों। एज आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो, z हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिसका हमें मिनिमाइज फाइंड करना है। z इक्वल 3x प्लस 5y। और हमें कंस्ट्रेन बच्चों क्या दिया है, जिसे हिंदी में विवरोध बोलते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेन वी हैव x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है बच्चों हमारे पास। एंड सेकंड वी हैव x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड दिस वन इज कंबाइंड फर्स्ट क्वाड्रेंट x, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो बच्चों we have three constraint. First is x plus 3y greater than equal 3. Second one x plus y greater than equal 2. And third one we have a combined a combination of first quadrant written as x comma y greater than equal 0. So move to the first inequality, x plus 3y greater than equal 3. तो सबसे पहले बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसका आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, जिससे आप इसके पॉइंट्स को डिनोट कर सको। ठीक है, तो इसके पॉइंट फाइंड करते हैं बच्चों। एक्स वाई, जब बच्चों एक्स जीरो इसमें पुट करेंगे, एक्स जीरो पुट करेंगे तो बच्चों वाई क्या आएगा? देखो एक्स जीरो पुट किया, देन वी हैव 3y इक्वल 3। मैंने आपको बताया भी था, इसको एज एन इक्वेशन लो बच्चों, एक बार इसको इनइक्वालिटी मत मानो। इनइक्वालिटी है ये, लेकिन अपने जब ग्राफ डिनोट करेंगे ना, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ये लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो x अगर जीरो होगा तो बच्चों 3y इक्वल 3, देन y वी हैव 1, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में चला जाएगा ना, 3 के वो कैंसिल कर देगा। नाउ टेक y इक्वल 0। तो जब y आप जीरो लोगे तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, x इक्वल 3 आ जाएगा, जस्ट वी हैव x इक्वल 3। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का बच्चों बॉक्स बन चुका है। नाउ मूव टू द सेकंड इनइक्वालिटी। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी भी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सेकंड वाली है, इसका बॉक्स बना लेते हैं अपने। इसका ये बॉक्स बच्चों बन जाएगा, एक्स वाई जीरो जीरो पुट करो, एक्स को जीरो पुट करेंगे बच्चों, एक्स जीरो पुट करोगे ना तो वाई टू आ जाएगा। देखो एक्स जीरो ये कैंसिल हो गया तो वाई इक्वल टू, एंड जब वाई जीरो पुट होगा बच्चों, वाई जीरो पुट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स भी टू आ जाएगा। वाई जीरो तो एक्स भी कितना आ जाएगा बच्चों? टू। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ देखो इसका, आप भी पैरेलल बनाते रहो, नोट करते जाओ। मैंने कहा था ना कि नोटबुक साथ में रखो, बुक के अंदर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करो, और ये मेरे पैरेलल अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाते जाओ पैरेलल। ठीक है, अब अपने चेक करते हैं बच्चों, स्केल देखो क्या है, स्केल कितना लेना है अपने को। एक्स पे जीरो है और मैक्सिमम थ्री है, इधर एक्स पे मैक्सिमम टू है, वाई पे वन है, टू है, तो मैक्सिमम एक्स पे हमें थ्री तक जाना है। इक्वल स्केल रखना, ये वन, ये ऑलमोस्ट मैं इक्वल रख रहा हूँ टू। वैसे तो थ्री तक जाना है, एक मैंने वैसे ही एक्स्ट्रा ले लिया अपनी मर्जी से। इधर भी बच्चों ये वन, ये टू, ये थ्री, और ये फोर। ठीक है, अब देखो अपने लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स की अपनी लाइन बनाते हैं, एक्स जीरो है वाई वन है, एक्स जीरो है वाई वन है, एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, और एक्स वाई जीरो एक्स थ्री है, और एक्स थ्री है, तो इन दोनों को अपने ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब अपने सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस बॉक्स की, एक्स जीरो वाई जीरो एक्स टू, यानी टू टू से जाएगी लाइन, इधर भी टू से और इधर से, इधर भी टू से। ये मैं डिफरेंट
पेन से बना देता हूँ, येलो से बना देता हूँ। तो ये 2 से लाइन गई, ठीक है। अब बात करते हैं इनका शेडेड रीजन कहाँ जाएगा बच्चों, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ये इधर, ठीक है। अब इनके शेडेड रीजन की अपने बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी होती है, इन इस इनइक्वालिटी के अंदर अपने x और y दोनों जीरो पुट करके चेक करेंगे कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हमारे पास x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, तो एट x इक्वल y इक्वल 0, तो 0 ग्रेटर देन 3, तो ये आ गया बच्चों फॉल्स। 0 बड़ा थोड़ी होता है 3 से, तो फॉल्स आने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है हमारी, जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है, लाइन की इक्वेशन लिख दिया करो, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, तो ये जो लाइन आप बना रहे हो 3 वाली, उसके पास उसकी इक्वेशन लिख दो, ये वाली जो है इसकी इक्वेशन लिख दी, x प्लस 3y इक्वल 3, और सेकंड वाले के पास उसकी लाइन लिख दी, इसकी इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इक्वल 2। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ये वाली x प्लस 3y, इसके लिए फॉल्स आया है, तो ये लाइन कह रही है ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, ओरिजिन से ऑपोजिट जाना है। ये देखो ये कह रही है इधर जाना है, इधर, ठीक है। ये तो कह रही है इधर जाना है। अब सेकंड लाइन हमारी क्या कह रही है, जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2, उसके लिए चेक करते हैं। देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2 के लिए x और y जब आप जीरो पुट करोगे तो ये जीरो बड़ा होता है कि 2 से, ये भी फॉल्स कह रही है, ये भी फॉल्स कह रही है। तो दोनों के लिए आप क्या एक लाइन लिखोगे, सो शेडेड रीजन, सो शेडेड रीजन ऑपोजिट टू ओरिजिन, ऑपोजिट है ना, विरुद्ध है, मूल बिंदु के विपरीत है, ऑपोजिट टू ओरिजिन, अतः छायांकित क्षेत्रफल मूल बिंदु के क्या है, विपरीत है। हिंदी मीडियम ऐसे लिख लेना, और ये सेम बच्चों सेम का सेम स्टेटमेंट इसमें लिख देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो ये जो येलो लाइन है ना, ये भी कह रही थी इधर, अब देखो ध्यान से, ये भी इधर कह रही थी। अब ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों के आए हैं एरो, तो ये वाला रीजन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ किसके अंदर दोनों के आ रहे हैं। तो पहले तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये 3 पॉइंट है, इनको मैं नेम देता हूँ। जैसे इसको दिया मैंने ए, इसको दिया बी, और इसको दिया मैंने सी। ये जो तीनों पॉइंट है ये बाउंड्री पॉइंट बन रहे हैं। इधर वाला ये एरिया ना, ये सारा कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया इस लाइन से, ये जो लाइन, ये देखो ये बाउंड्री, ये वाली बना रहा हूँ मैं, ये बाउंड्री बना रहा हूँ इस लाइन से, ये जो है ना बी इंटरसेक्टिंग ए बी और सी से उधर वाली तरफ, ऑपोजिट वाली तरफ वाला एरिया क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। समझ आ रही है आपको बात, उधर वाला एरिया क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो उधर वाला एरिया जो है वो हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है, या रीजन ऑफ सॉल्यूशन भी है। मैं एक बार फिर से बना के दिखाता हूँ आपको, देखते हैं। एक सेकंड मैं थोड़ा सा इनको साफ कर दूं। तो हमारा ये वाला रीजन बच्चों, ये वाला, ये मैं जो एरो अब जो लगा रहा हूँ, जो आपको क्लियरली दिखेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, ये इन्फिनिट एरिया है, इधर इधर की ओर चलता जा रहा है, क्योंकि मैं जितनी मर्जी लंबी एरो ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिट एरिया है, उसकी कोई बाउंड्री तो है नहीं कि सर ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कैसे रह रहे हो, उधर वाले क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है, ये देखो ये थर्ड वाला, ये मेरे को क्या कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, आपको रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दिस मीन्स ये हमारा क्या है, फिजिबल रीजन। इसको आप अच्छी तरीके से शेड कर देना, ये मैंने थोड़ा सा अजीब सा कर दिया, लेकिन आपको जितना सुंदर करना है आप इसको उतना सुंदर कर सकते हो। तो अब ये जो रीजन है हमारा, इसके कॉर्नर के पॉइंट ये है बच्चों, ये ए, ये बी, ये सी। अब इन्हीं कॉर्नर के पॉइंट्स पे ही हमें z जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z 3x प्लस 5y, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो अपने बात करते हैं इनके कॉर्नर पॉइंट। तो ए हमारे पास है, ये पॉइंट है अपने पास बच्चों 3,0, मैं लिख देता हूँ। ए पॉइंट है हमारे पास बच्चों 3,0। बी पॉइंट बच्चों ध्यान से देखिएगा, बी पॉइंट, जो बी पॉइंट है वो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन बी पॉइंट हमारा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
क्योंकि इन दो बी जो है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दिस मीन्स ये दोनों इक्वेशन आपको अलग से सोल्व करनी पड़ेगी। मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ इनको, ठीक है, इधर मैं आपके लिए इधर सोल्व कर देता हूँ इनको, ध्यान से देखिएगा। ये 10th क्लास में करते थे आप, सेम वही प्रोसेस है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y इक्वल 3। तो इनको देखो, पहले यहाँ से देखो, डायरेक्ट देखने की कोशिश करो। ये देखो बी यहाँ आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो कोई फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, तो वो इधर से सोल्व होगा। देखो ये एक्स तो कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट करो इनको, एक्स कैंसिल हो गया, वाई माइनस 3y माइनस के 2y, इधर आया बच्चों 2 माइनस 3 माइनस 1, तो y आ गया बच्चों 1/2। अब y 1/2 को जब आप पुट इन 1 करोगे, इधर y को 1/2 पुट करोगे तो उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 माइनस 1/2, तो बच्चों x अपने पास आ जाएगा 3/2। क्या आएगा बच्चों, x 3/2 आ जाएगा अपने पास। आई बात समझ? तो देखो ये देखो 1 और 2 के बीच में 3/2 है x हमारा। x कितना बच्चों 3/2, और y कितना है 1/2। ये देखो इधर से देखो, ये y एक्सिस पे कहाँ पे जा रहा है, ऑलमोस्ट 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो 1/2। तो मैं लिख देता हूँ x आया x आया 3/2। x क्या आया था बच्चों हमारे पास 3/2। x आया बच्चों 3/2 और y कितना आया था 1/2, ठीक है। x 3/2 है और y कितना है 1/2, तो हमारे पास तीनों कॉर्नर पॉइंट आ गए। c क्या है 0,2 है, c है बच्चों हमारे पास 0,2, क्योंकि ये y एक्सिस पे है। सो मूव टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल 3x प्लस 5y, जिसका हमें मिनिमाइज फाइंड करना है। यहाँ फाइंड कर देता हूँ बच्चों में, z है 3x प्लस 5y, ठीक है। अब a पॉइंट पे, b पॉइंट पे और c पॉइंट पे, तीनों पे हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ऐसे कर लिया करो, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, सी पॉइंट को ये थोड़ा सा ऐसे इसको नीचे खिसका देता हूँ, ताकि ए मैं वहां लिख दूंगा ना। ए पॉइंट पे बच्चों हमारे z इक्वल 3x प्लस 5y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए है 3,0, x की जगह 3 रखो, y की जगह 0, तो ये आ गया 3 3 जा 9। ये आ गया बच्चों हमारे पास कितना 9 आ गया। अब अपने बी पॉइंट पे बात करते हैं। बी है 3/2, 1/2। देखो 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2, तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 3 जा 9/2 प्लस 5/2, ये बन जाएगा 14/2। ये आ गई बच्चों वैल्यू 7। और c इक्वल 0,2 पे x की जगह 0, y की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 2 जा 10। उसने मिनिमम वैल्यू पूछी थी। अब मिनिमम वैल्यू आपको 9 7 10 में से कौन सी लग रही है? 9 7 10 में से आपको 7 लग रही है, जो कि आपको सही भी लग रही है। लेकिन बच्चों अभी ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात समझो, थोड़ी बात समझो मेरी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारे पास एरिया है ना, ये अनबाउंडेड एरिया है। कैसा एरिया है? अनबाउंडेड एरिया, अपरिबद्ध क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, इन्फिनिट है ये। अब हमने कहा कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू बी पॉइंट पे है, ये जो बी पॉइंट है हमारे पास ग्राफ के अंदर, ये जो बी पॉइंट है बच्चे, हम कह रहे हैं इस पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम आ रही है, ठीक है। मिनिमम आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है? 7। ये देखो बी पॉइंट पे हम वैल्यू कितनी कह रहे हैं? 7 हमारी मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये बच्चों इन्फिनिट एरिया है, इन्फिनिट एरिया, ठीक है। तो इन्फिनिट एरिया में अपने कैसे कह सकते हैं कि बी पे ही मिनिमम होगी? ऐसे भी तो हो सकता है ना, और इतने सारे पॉइंट हमने चेक थोड़ी किए हैं। हमने इतने सारे पॉइंट चेक थोड़ी किए हैं। हमने तो प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारा जो एरिया था बच्चों बाउंडेड एरिया था। आइए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवाता हूँ। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा एरिया ये बाउंडेड था, तो हमें पता था कि ये जो 3 पॉइंट है इनके अलावा और कोई पॉइंट नहीं होगा। ये कॉर्नर पॉइंट्स है जिनके लिए वो मैक्सिमम या मिनिमम देगा। तो बच्चों ये मिनिमाइज करना था इसके अंदर हमें, तो हमें मिल गया ये 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट पे हमने इसको चेक कर लिया, ठीक है। इन 3 पॉइंट पे हमने इनको चेक किया था। ये देखो
ये 3 पॉइंट पे हमने जब इनको चेक किया था, ए की वैल्यू जेड हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ए बी सी तीनों पॉइंट पे चेक किया, -12 को हमने कह दिया कि ये हमारे कॉर्नर पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है। लेकिन ये बाउंडेड एरिया के लिए बच्चों, ये बाउंडेड एरिया के लिए रूल है कि कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है। लेकिन जब एरिया अनबाउंडेड हो तो इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। देखो ये अनबाउंडेड एरिया है, इसके अंदर आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो चीज ये कि ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है उसकी 7 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, 7 से कम कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इस बात को समझो, अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको कि ये अनबाउंडेड एरिया है। क्या ये b जो है ओनली पॉइंट है फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जिस पे मिनिमम वैल्यू रहेगी? क्या इसके अलावा तो और कोई पॉइंट नहीं है जिस पे 7 से भी कम वैल्यू आ रही है, 7 से भी कम वैल्यू आ रही है? तो इसके लिए बच्चों आपको कैसे चेक करना है, देखो ध्यान से। हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि z जो है हमारा 3x प्लस 5y, इसकी कम से कम वैल्यू 7 है, बस 7 से छोटी इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो बच्चों एक बार मैं लेके चलता हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि हमारा z जो है इसकी वैल्यू 7 से कम नहीं है, 7 से कम नहीं है। दिस मीन्स हमारी जो z के लिए इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y लेस देन 7 के लिए सिर्फ b पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। बच्चों ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें जो कंस्ट्रेंट दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद अपने कह रहे हैं बी पॉइंट पे हमें जो वैल्यू मिली है 7, ये जो 7 वैल्यू मिली है वही सबसे छोटी है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ ना, क्योंकि अनबाउंडेड एरिया है, ये इनफाइनाइट एरिया है, अपरिमित क्षेत्रफल है। तो कैसे कंफर्म होगा कि बी इज द ओनली पॉइंट एट विच z गेट्स इट्स मिनिमम वैल्यू 7, जिसपे z अपनी सबसे छोटी वैल्यू 7 को लाता है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे लिखते हैं z लेस देन 7, यानी 7 सबसे छोटी वैल्यू है। अगर इस इनइक्वालिटी को, अब जो हमने बनाई है ना ये इनइक्वालिटी जो बनाई है, अगर इस पे b के अलावा और कोई पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं किया, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर b के अलावा और कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन दैट कंडीशन b इज द ओनली पॉइंट एट विच z गेट्स इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो और वो चेक कैसे होगा, वो चेक होगा कि ये इनइक्वालिटी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आइए इस इनइक्वालिटी को भी अपने ग्राफ में हम ड्रॉ करते हैं। और ये कैसे ड्रॉ होगी, सेम वही प्रोसेस है आपका। प्रोसेस सेम है बच्चों, बॉक्स बनाइए सबसे पहले एक्स वाई, एक बार x 0 पुट करो। x जब 0 पुट करोगे तो y आएगा बच्चों 7/5। अब घबराना नहीं है, फ्रैक्शन आ गया तो इसको आप थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू फाइंड कर लो। 0 पॉइंट, सॉरी ये 1 पॉइंट आएगा, ये आया 1.4। ठीक है, और जब y 0 पुट करोगे, यहाँ y 0 पुट करोगे तो 7/3 बनेगा, ये 7/3, तो ये आया 2.3 के पास। ठीक है, ये अप्रोक्स है, घबराना नहीं है कि सर एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे, अप्रोक्स से हमारा काम चल जाएगा, चल जाएगा बच्चों। अब ये जो इनइक्वालिटी है x 0 पे y कितना है 1.4, ये इसके अंदर ड्रॉ करनी है आपको, इसके अंदर घबराना नहीं है, यही बनाएंगे। अब देखते जाओ मैं कैसे बनाता हूँ। 1.4 है, x कितना है, ये देखो x 0 है तो y कितना है 1.4। आइए x 0, ये तो y 1.4 है, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसके पास 1.4। ठीक है, और इसके बाद y जब 0 है तो x है 2.3, x कितना बच्चों 2.3, 2.3 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ से जो लाइन जाएगी ऐसे b से होके जाएगी बच्चों, b से होके जाएगी। अब ये जो लाइन बनी है, इस थोड़ा ध्यान से देख लेना, आप भी पैरेलल बनाते रहना। ठीक है, ये जो लाइन गई है बच्चों, अब इसके लिए ट्रू फॉल्स भी चेक करें अपने कि ये ओरिजिन की तरफ आना चाहती है, ओरिजिन से दूर आना चाहती है। तो इसके लिए ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। एट x इक्वल वाई इक्वल 0, तो बच्चों 0 इसमें पुट करो। 0 लेस देन 7 होता है क्या, ट्रू है। 0 लेस देन 7 का मतलब ध्यान से समझिएगा, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है,
चलो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर की कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ बच्चों। ये देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई है, इसको डॉट 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 से बनाना होता है, डार्क नहीं बनाना होता, लेकिन मैं आपको क्योंकि शो कर रहा हूँ इसलिए बच्चों मैं इसको डार्क बना रहा हूँ। एक्चुअली इसको डॉट 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 से बनाना होता है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का और हमारे अनबाउंडेड एरिया का, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। जब हम ये लाइन बना लेते हैं इस इनइक्वालिटी का, कि हमने कहा कि z के लिए 7 सबसे छोटी वैल्यू है, तो z लेस देन 7 के लिए बनाएंगे। अगर ये मैक्सिमम पूछता तो z ग्रेटर देन 7 के लिए बनाते। z लेस देन 7 के लिए हमने इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया हमारे उसी ग्राफ के अंदर जिसमें हमें अनबाउंडेड एरिया मिला। अब हमारा जो एरिया होता है, जो हमारा फिजिबल रीजन आता है उसमें, और ये हमारी जो लाइन के लिए वो जो एरिया बोल रहा है, अब लाइन के लिए एरिया बोल रहा है इधर वाला, ओरिजिन की तरफ वाला। मैं शेड नहीं करूंगा क्योंकि फिर इसके अंदर ज्यादा शेड कर दिया तो ये ग्राफ अजीब सा लगने लगेगा आपको। ठीक है, चलो मैं फिर भी आपके लिए इसको अलग से एक पेज पे बना के दिखाता हूँ। देखो मैं इस एरिया को अलग से आपके लिए बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। ये लो, यहाँ बना देता हूँ मैं इसको। एक सेकंड, आपको तो उसी ग्राफ के अंदर बना के रखना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस लाइन के लिए वो ट्रू बोल रहा था, इसलिए इस लाइन के लिए इधर आएगा एरिया, रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये मैंने बना दिया बस इसे आपको समझाने के लिए। अब आपको ये देखना होता है इसके अंदर कि आपका जो अनबाउंडेड एरिया था, जो आपका रीजन ऑफ सॉल्यूशन था, और ये जो ये लाइन है इसके लिए जो एरिया आ रहा है, ठीक है, उनके बीच में कितने कॉमन पॉइंट है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, विच इज बी। विच इज बी, एक बार फिर से मैं बात बोलता हूँ, एक बार फिर से सुनो। जो आपका रीजन ऑफ सॉल्यूशन आया था और इसकी इनइक्वालिटी जो थी 3x प्लस 5y लेस देन 7, इनके लिए कॉमन रीजन क्या है? कॉमन जो रीजन है वो कुछ नहीं आया, कॉमन रीजन के अंदर सिर्फ आपको एक पॉइंट मिला है। तो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। अगर कॉमन रीजन में आपको सिर्फ वो पॉइंट मिले जिस पर आपने वैल्यू फाइंड की, देखो हमें बी पॉइंट पे ही मिनिमम वैल्यू मिली थी, इस बात का मतलब है कि ये जो हमारी इनइक्वालिटी थी z लेस देन 7 के लिए, बी पॉइंट पे जो वैल्यू है ना, बी पॉइंट पे जो वैल्यू है वही मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि अगर इसके अलावा और कोई वैल्यू होती तो इन दोनों का कॉमन रीजन भी आता। तो अगर देखो अगर इसका बी के अलावा कोई वैल्यू होती तो इसके लिए इधर शेड ना होकर उधर शेड होता और फिर बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिजिबल रीजन के लिए और इधर वाले के लिए सिर्फ बी पॉइंट हमें मिला है जिसके ऊपर जो कि कॉमन पॉइंट है। तो जो बी कॉमन पॉइंट है इसलिए अपने ये कह देंगे लास्ट में, लास्ट में हमें ये कहना है, सो बी इज द ओनली पॉइंट एट विच z गेट्स इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि z जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके पास 7 से लेस कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी 7 इज द मिनिमाइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही आपको प्रूव, यही आपको फाइंड करना था। आपका जो क्वेश्चन था, ये जो z था इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी ना, मिनिमाइज। तो कौन से पॉइंट पे आई है बच्चों? वो आई है पॉइंट बी पर। बच्चों ये थोड़ा सा है ना, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अनबाउंडेड एरिया के लिए इतना आपको करना पड़ता है। जब बाउंडेड एरिया आता है तब नहीं करना पड़ता। बाउंडेड एरिया के तो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, बाउंडेड एरिया में क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट होते हैं। बाउंडेड एरिया के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अनबाउंडेड एरिया के लिए हमें चेक भी करना पड़ता है कि जो पॉइंट हम अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, अपनी इस टेबल के अकॉर्डिंग मिनिमाइज या मैक्सिमाइज अगर पूछता, तो जैसे आप 10 को मैक्सिमाइज कहने के बाद आप चेक करते हो, जैसे 10 को अगर मैक्सिमाइज, इसका मैक्सिमाइज चेक करते तो 10 के लिए फिर बनाते, फिर आप वो जो आपके पास जेड है उसको ग्रेटर देन 10 लेके आप ये चेक करते कि यहाँ भी 10 से बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं आ रही क्या। अगर 10 से बड़ी कोई वैल्यू आती फिर 10 नहीं होती मैक्सिमम वैल्यू, फिर आप कह देते
क्योंकि अनबाउंडेड एरिया था, फिर आप कह रहे थे मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन, ठीक है, फिर उस केस में वो नॉट डिफाइन हो जाती। तो आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में मेरे से एक बार फिर से पूछ लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो को दोबारा से देख लेना। और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों ट्राई करना आप। क्वेश्चन नंबर आप फिफ्थ तो बच्चों सेकंड और थर्ड के जैसा ही ट्राई कर सकते हो फिफ्थ आप, ठीक है। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के जैसा ही है। तो 1 to 6, 1 से लेके 6 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लो। बाकी जो क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।